हेलो गाइस, वेलकम टू इजी लीगल लॉ। आज हम सेक्शन 5 ऑनवर्ड्स देखने वाले हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। दीज आर जनरल प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर। तो सेक्शन 5 डील्स विद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। हमने कल ही ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का डेफिनेशन देखा था। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट बाय विच लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर टू वन और मोर another living person or himself and one or more another living person. एसेंशियल ऑफ वैलिड ट्रांसफर हमें वो देखना है। एसेंशियल ऑफ वैलिड ट्रांसफर क्या होते हैं? सेक्शन 5 to 9 deals with section 5 to 9 read with section 13, 14 and 25 of the transfer of property act deals with essential of valid transfer। जो वैलिड ट्रांसफर के लिए जो कंडीशन है वो सेक्शन 5 to 9 एंड रेड विथ 13, 14 एंड 25 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ये बताती है वैलिड ट्रांसफर की। फर्स्ट कंडीशन क्या है? देयर मस्ट बी एक्ट बिटवीन द पार्टीज। देयर मस्ट बी एक्ट बिटवीन द पार्टीज, कोई एक्ट होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है? द ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी बोथ मस्ट बी लिविंग पर्सन। ये एसेंशियल थिंग है, लिविंग पर्सन होने चाहिए। लिविंग पर्सन इंक्लूड्स कंपनी, कॉरपोरेशन और एसोसिएशन। हम क्योंकि कंपनी, एसोसिएशन को कोई जगह बेच सकते हैं तो इनको हम लीगल पर्सन भी कहते हैं। लीगल पर्सन तो लिविंग पर्सन होने चाहिए दोनों भी। हाउएवर अंडर सेक्शन 13 एज एन एक्सेप्शन प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर्ड फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। ये सेक्शन जो 13 है ये बस थोड़ा एक्सेप्शन है। यहाँ पे हम डील करते हैं ट्रांसफर टू अनबॉर्न पर्सन। जो पर्सन अभी तक बॉर्न नहीं हुआ है उसके उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। सिर्फ यही एक्सेप्शन है, नहीं तो सारे कंडीशंस में लिविंग पर्सन होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है देयर देयर मस्ट बी कन्वेंस। ये आई नहीं होना चाहिए था यहाँ पे। देयर मस्ट बी कन्वेंस। कन्वेंस में बी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। मतलब कन्वेंस होना चाहिए। हमने पिछले बार ही देखा था कन्वेंस मतलब जो ट्रांसफर का ट्रांजैक्शन है उसे कन्वेंस कहते हैं। और कन्वेंस में भी इन प्रेजेंट, अभी के अभी या फिर इन फ्यूचर, मतलब थ्रू एग्रीमेंट होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है प्रॉपर्टी में बी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफरेबल अंडर सेक्शन 6। सेक्शन 6 क्या है वो आगे जाके हम देखेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी भले ही मूवेबल हो या इमूवेबल, प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफरेबल, उसकी कोई लीगल वैल्यू होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, ट्रांसफरर ट्रांसफरर मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 7। अंडर सेक्शन 7 में कुछ कंडीशन दी है कि अब अगर पर्सन ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ही ट्रांसफरर कॉम्पिटेंट है। दैट इज ही मस्ट बी मेजर। मेजर मतलब 18 प्लस होना चाहिए, साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। सिक्स पॉइंट है अंडर सेक्शन 9 ऑफ एक्ट प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर्ड ओरली इफ राइटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ। ये मतलब कन्वेंस के लिए एक्सेप्शन है। अंडर सेक्शन 19 प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर ओरली, ओरली भी ट्रांसफर कर सकते हैं इफ राइटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ। अंडर सेक्शन 7 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट का, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का नहीं, रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 7, इफ वैल्यूएशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी is more than 100 rupees, is more than 100 rupees, it must be effected by registered instrument, it must be effected by registered instrument। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी भी रही और उसका वैल्यूएशन 100 से ज़्यादा है तो रजिस्ट्रेशन एक्ट में ये बताया गया है तो उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। सेवेंथ कंडीशन क्या है? अंडर सेक्शन 13 प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर इन फेवर ऑफ अनबॉर्न पर्सन। ये तो हमने देखा था पहले ही पॉइंट में। एक्सेप्शन है कि अंडर सेक्शन 13 हम अनबॉर्न पर्सन के लिए ये ट्रांसफर कर सकते हैं। एट पॉइंट क्या है?
अंडर सेक्शन 14 वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी, अंडर सेक्शन 14 vesting of property shall not be postponed beyond the lifetime of living person and minority of unborn person. ये क्या पॉइंट है, ये हम आगे जाके देखने वाले हैं। अभी के लिए आप सिर्फ इतना ही रख लो याद कि ये वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी, जो कुछ भी है वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी, ये मैं आगे जाके बताने वाला हूँ आपको। ये पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ वेस्टिंग सेक्शन 14, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अंडर सेक्शन 14 वेस्टिंग of property shall not be postponed beyond the lifetime of living person and minority of unborn person. Under section 25 of the act, under section 25 of the act, if property is transferred conditionally and then such condition must be lawful. अगर आप कंडीशन लगा रहे हो ट्रांसफर करते वक्त कुछ, तो वो कंडीशन लॉफुल होनी चाहिए। तो आगे देखते हैं। Under section 6, what may be transferred. So section 6 deals with what may be transferred. Property of any kind. Property of any kind may be transferred except otherwise provided by this act or by any other law, time being in force. Transferability of property is a general, non-transferability is an exception. तो एक्चुअली ये सेक्शन 6 जो है ये नेगेटिव सेक्शन है। सेक्शन 6 है वो नेगेटिव सेक्शन है। तो व्हाट में भी ट्रांसफर्ड से ज़्यादा ये हमें ये बताता है कि क्या क्या ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता नेगेटिव सेक्शन है। सी इट इज मेंशन हियर, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में बी ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट otherwise provided by this act or by any other law, time being in force. Transferability of the property is general, non-transferability is an exception. ट्रांसफर करना एक जनरल रूल है, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी एक्सेप्शन है। नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टीज प्रोवाइडेड अंडर 6, अंडर सेक्शन 6 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, अंडर एनी अदर लॉ। मतलब जो सेक्शन 6 के अंडर नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है उसके बारे में बताया गया है, और एनी अदर लॉ। नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी अंडर टीपी एक्ट, मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर जो कुछ भी नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है हम उसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट, स्पेस सक्सेशन। स्पेस सक्सेशन किसको बोलते हैं? जो हमको पूर्वज की हेरिटेज प्रॉपर्टी मिलती है पूर्वजों की, उसे स्पेस सक्सेशन बोलते हैं। अ मियर चांस ऑफ हेयर अपेरेंट और mere chance of obtaining legacy on death and any other possibility or like nature cannot be transferred. अगर ए है, इसके पास एक प्रॉपर्टी है, इसका बेटा बी है, और ये थर्ड पर्सन है सी। अगर ए के पास कुछ प्रॉपर्टी है, वो मरने के बाद उस बी को मिलने वाली है, लेकिन अभी ए जिंदा है। ए अगर मरने के बाद वो लैंड बेचता नहीं है किसी को, तो ये शायद बी को मिल सकती है, नेसेसरी नहीं, वो मिल सकती है, शायद मिल सकती है, लेकिन बी अभी सी को ये नहीं बेच सकता। ये ट्रांसफर, देखिए, अ मियर चांस ऑफ हियर अपेरेंट, मतलब अगर चांस है बी को ए का हियर बनने का, हियर यानी वंशज, उसका वंश वो चलाएगा, तो ये मियर चांस है, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ए को और भी कोई बेटा हो सकता है बाद में, जैसे कि डी, और कोई हो सकता है, या फिर वो उसके लाइफ स्पैन में वो सारी प्रॉपर्टी बेच दे। मियर चांस ऑफ ऑब्टेनिंग लीगेसी ऑन डेथ, मतलब लीगेसी मिलेगी बी को, ये मतलब
चांस है, भले ही वो अश्योर्ड है फिर भी चांस ही है वो। मतलब अगर ए ने बेच दी उसके लाइफ स्पैन में वो प्रॉपर्टी, तो बी सी को क्या देगा, इसलिए ये नियर चांस है। एंड एनी अदर पॉसिबिलिटी और लाइक नेचर कैन नॉट बी ट्रांसफर, तो इस केस में ये ट्रांसफर नहीं होगा। अ mere chance of re-entry on breach of condition. A mere chance of re-entry on breach of conditions subsequent cannot be transferred. तो अगर कोई कंडीशन है, मतलब हमने वो ब्रीच की, कोई जैसे कि एग्जांपल में ए है हमारे पास, और उसने कुछ कंडीशन रखी है, तो वो कंडीशन अगर फुलफिल की बी ने, तो ही ये ट्रांसफर होगा। लेकिन बी ने वो कंडीशन ब्रिच की, तो ये पूरा ट्रांसफर फेल हो जाएगा, ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। तो ये फिर ट्रांसफर फिर से री एंट्री नहीं हो सकती है उस कंडीशन में, वो क्योंकि वो इनवैलिड हो चुकी है कंडीशन, इसलिए ये ट्रांसफर भी इनवैलिड रहेगा। थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट रेस्ट्रिक्टेड फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। इंटरेस्ट रेस्ट्रिक्टेड फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर। सपोज आप एयरप्लेन में आप ए हो, आपके नाम की एक टिकट है, आप प्लेन से ट्रैवल कर रहे हो, तो कुछ भी हो जाए, आप आपकी टिकट किसी और, आपके टिकट पे कोई और नहीं जा सकता है। ये बी ए, इसको अपनी सेपरेट ही टिकट निकालनी पड़ेगी। आपको ये रिस्ट्रिक्ट किया गया है क्या, कि वो टिकट है सिर्फ आप ही इंजॉय कर सकते हो, क्योंकि आपने आपके डिटेल्स है उस टिकट पे, तो आप ही इंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे इंटरेस्ट रिस्ट्रिक्ट किया गया है फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट, मतलब आपके इंजॉयमेंट के लिए ही ये रिस्ट्रिक्ट किया गया है, वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। एंड फोर्थ पॉइंट देखते हैं, एन ईजमेंट अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज कैन नॉट बी ट्रांसफर। अब ये थोड़ा कंसेप्ट ध्यान से देखिए। डोमिनेंट हेरिटेज, देखो जैसे कि ये जगह है, जैसे ये दो तीन प्लॉट्स हैं, और ये ए प्लॉट, ये बी प्लॉट, ये सी प्लॉट। तो ए प्लॉट वाला ट्रैवल करने के लिए यहाँ से एक रास्ता यूज करता है। यहाँ पे सपोज ये हाईवे है, तो यहाँ से ये रास्ता, ये वाला जो मैंने डार्क किया है, ये वाला रोड यूज करता है। तो ये हुआ डोमिनेंट हेरिटेज। इसको जो मेन लैंड है उसको डोमिनेंट हेरिटेज, और इसको सब्सिक्वेंट हेरिटेज बुलाया जाता है। सब्सिक्वेंट हेरिटेज, आप स्पेलिंग देख लेना बाद में। तो ईजमेंट, ईजमेंट यानी जो चीजें वो आप प्रॉपर्टी के साथ इंजॉय कर रहे हो, तो ये हुआ ईजमेंट। ये जो रोड है, ये जो रोड है ये ईजमेंट है। तो अगर आपने डोमिनेंट हेरिटेज को अगर ट्रांसफर किया है, तो आपको उसके साथ ईजमेंट भी देना होगा। आप ये नहीं कि अब मैंने सिर्फ ये ए वाला प्लॉट बेच दिया तो अब रास्ते का तुम्हारा देख लो। आपको उसके साथ उसको जो कुछ भी है ये बी और सी से लेन देन करके, ये इस रास्ते का जो कुछ भी है ये उसको क्लियर करके उसको ये देना होगा। सिर्फ आप ये नहीं दे सकते, ये ईजमेंट मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये तुमको ये प्लॉट दे दिया है, अब आप इस बी और सी में से एंट्री नहीं कर सकते, ये आपका अपना देखना पड़ेगा। तो डोमिनेंट हेरिटेज के साथ ईजमेंट भी आपको ट्रांसफर करना पड़ता है। राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। अ मियर राइट, ये सिक्स पॉइंट है, ये गलती से यहाँ पे आ गया। राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस, अगर आपको फ्यूचर में कुछ मेंटेनेंस मिलने वाला है किसी पर्सन को, तो आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि वो फ्यूचर में आने वाला है। एक बार आपके पास आ गया तो आप कर सकते हो ट्रांसफर, लेकिन फ्यूचर का कुछ नहीं। और मियर राइट टू सू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए।
मियर, मियर का मीनिंग है सिर्फ, सिर्फ मराठी में इसको फक्त, तो ये है मियर। मियर राइट टू सू मतलब आप अपना राइट, सिर्फ किसी को सू करने का जो राइट है, मतलब ए है, इस इसको किसी ने तकलीफ दी सपोज सी ने, तो ए सिर्फ ये राइट नहीं दे सकता बी को कि भाई बस मेरे मेरे बिहाफ पे तुम सी को सू करो। हाँ, पावर ऑफ अटॉर्नी होता है, लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी इज कंप्लीट। पावर ऑफ अटॉर्नी उसमें फिर वो पूरा, जब पावर ऑफ अटॉर्नी मिलता है बी को तो वो पूरा केस देखता है, ए के बिहाफ डिसीजन लेता है। लेकिन सिर्फ एक सिंगल राइट, मियर मतलब एक सिर्फ एक राइट सू करने का, सू मतलब आपको किसी के खिलाफ कंप्लेंट या कोई लीगल एक्शन करना है, उसको हम सू करते हैं, आई विल सू यू इन कोर्ट। तो ये सिर्फ ये वाला राइट आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, एक तो पूरा का पूरा पावर ऑफ अटॉर्नी या फिर कुछ नहीं। तो 6 पॉइंट ये कहता है अ मियर राइट टू सू कैन नॉट बी ट्रांसफर। सेवेंथ है अ पब्लिक ऑफिस, पब्लिक ऑफिस कैन नॉट बी ट्रांसफर, मतलब अगर आपकी कोई गवर्नमेंट पोस्ट निकली है, मतलब आप कोई ऑफिसर वगैरह हो, तो वो तो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, ऑब्वियस है, ये तो बेसिक ही है। 8 पॉइंट है स्टाइपेंड अलाउड टू मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस सिविल एंड पॉलिटिशियन पेंशन कैन नॉट बी ट्रांसफर। ये भी पता है आपको, आप किसी को किसी की सैलरी या फिर पेंशन ये भी किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। हाँ, आप निकालने के बाद किसी पे भी खर्चा कर सकते हो, लेकिन एज अ राइट आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। सेवंथ, अब हम देखेंगे पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर। एवरी पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट and entitled to transferable property or authorized to transfer or dispose of any transferable property may transfer such property wholly, partly or conditionally or absolutely। तो एक प्लॉट है, ये ए नाम का पर्सन है, एवरी पर्सन मतलब कोई भी पर्सन रहेगा, ए है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट में आप को कुछ कंडीशंस दी है, जैसे कि ही ही मस्ट बी मेजर 18+ होना चाहिए, ही मस्ट बी साउंड माइंड। हाँ, और ये मेजर कंडीशंस है, साउंड माइंड और मेजर। और उसके पास वो ओनरशिप होनी चाहिए प्रॉपर्टी की, ही मस्ट बी एलिजिबल टू कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एवरी पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल हो। एंटाइटल टू मतलब एंटाइटल टू, एंटाइटल टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी मतलब वो उसके पास वो ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और ऑथोराइज टू ट्रांसफर मतलब ऑथोराइज मतलब उसको या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी तो मिली होनी चाहिए उस प्रॉपर्टी के बिहाफ में, कि ऑथोराइज टू ट्रांसफर और डिस्पोज ऑफ एनी ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, मतलब उसके पास वो अथॉरिटी होनी चाहिए। may transfer such property, may transfer such property wholly और partly और conditionally और absolutely। wholly मतलब पूरी की पूरी प्रॉपर्टी, पार्टली मतलब सिर्फ इतना पीस बेच दिया उसने, कंडीशनली मतलब कोई कंडीशन इम्पोज करके कि आप ये गलत कामों के लिए नहीं यूज करोगे ये, लाइक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और एब्सोल्युटली जैसे कि आपको जो करना है करो, आप यूज कर सकते हो ये प्रॉपर्टी। तो समझ में आया, सेक्शन 7 डील्स विथ पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर। सेक्शन 9 है ओरल ट्रांसफर। ओरल ट्रांसफर जिसमें राइटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, नाम से ही पता चलता है। तो ओरल ट्रांसफर क्या है हम देखते हैं। प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर्ड orally if writing is not required by law. Property may be transferred orally if writing is not required by law. Section 70 of Registration Act provides that if valuation of a movable property is more than 100 rupees, transfer shall be effected by registration instrument. तो रजिस्ट्रेशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट बताता है कि अगर वैल्यूएशन अगर 100 से ज़्यादा है तो हम ट्रांसफर शैल बी इफेक्टेड बाय रजिस्ट्रेशन इंस्ट्रूमेंट, और एल्स इफ राइटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड तो ओरली भी हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। सेक्शन 10 क्या कहता है? कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन। अब एलिनेशन का मतलब क्या है? कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन इज void except lease. Condition restraining alienation partially valid. एक मिनट प्लीज। तो कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन, तो एलिनेशन मतलब आप किसी को और को ट्रांसफर कर रहे हो किसी इंजॉयमेंट के लिए या किसी पर्पस के लिए, तो ये वॉइड है एक्सेप्ट इन लीज। एलिनेशन मतलब किसी और को ट्रांसफर करना या फिर सबलीज वगैरह करना, मतलब सबलीज नहीं, एलिनेशन ट्रांसफर करना। तो कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन एब्सोल्युटली इज वॉइड, वॉइड है ये। अगर एलिनेशन रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है तो वॉइड है एक्सेप्ट लीज में। लीज में मतलब हम किसी को अगर प्रॉपर्टी लीज में दे रहे हैं तो हम उसको सिर्फ इंजॉय करने के लिए दे रहे हैं, तो इसमें हम कंडीशन डाल रहे हैं कि तुम किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते लीज में, तो ये वैलिड है। अगर अगर आप किसी को एक प्लॉट बेच रहे हो और आपने कंडीशन डाली कि यू कैन नॉट फर्दर एलिनेट और ट्रांसफर दिस प्लॉट टू समवन एल्स, देन दिस कंडीशन इज वॉइड। और आगे लिखा है कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन पार्शली इज वैलिड। पार्शियल रिस्ट्रिक्शन डाला है अगर आपने, पार्शियल मतलब सपोज ये प्लॉट है, तो ये प्लॉट है तो यहाँ के आजू बाजू में स्कूल्स है, देन इफ यू पुट अ कंडीशन दैट नो इलीगल थिंग्स मस्ट बी रन, और जैसे कि आपने कंडीशन डाल दी कि किसी वाइन शॉप वाले को या फिर इसको नहीं बेचोगे आप, किसी को मतलब गलत जो हजार्डस थिंग्स है बनाने वाली केमिकल की कोई फैक्ट्री हो उसको नहीं बेचोगे आप, तो ये ऐसे अपन आप पार्शियल रेस्ट्रिक्शन डाल सकते हो और फिर ये वैलिड रहेगा, लेकिन कंप्लीट restriction on alienation is not valid. Section 11 condition restraining mode of enjoyment void। अगर ए ने ये प्लॉट अगर बी को ट्रांसफर किया है और कहा है कि मैंने सिर्फ तुमको ट्रांसफर किया है लेकिन तुम इस प्लॉट पे जाके कुछ नहीं करोगे, तो ये रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंजॉयमेंट है, तो ये कंडीशन वॉइड रहेगी। भले ही बी ने एक्सेप्ट की वो कंडीशन, फिर भी वो वॉइड रहेगी, इट्स नॉट एप्लीकेबल ऑन बी। कंडीशन मेकिंग ट्रांसफर डिटर्मिनेबल ऑन अटेम्प्टेड एलिनेशन और इंसॉल्वेंसी इज वॉइड। तो जैसे ए ने बी को ट्रांसफर किया और ऐसी कंडीशन डाली कि डिटर्मिनेबल, डिटर्मिनेबल मतलब टर्मिनेट हो जाएगा वो ऑन अटेम्प्टेड एलिनेशन, मगर अगर बी ने किसी और को ट्रांसफर करने की कोशिश की तो
अपने आप ये ए को चली जाएगी प्रॉपर्टी। ऐसी अगर कंडीशन होगी, या फिर इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी मतलब बी अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो ये प्रॉपर्टी फिर से ए को चली जाएगी। अगर ऐसी कोई कंडीशन डाली होगी तो फिर ये कंडीशन वॉइड है। एक याद रखना, ये ध्यान रखना कि कंडीशन वॉइड है, कंडीशन वॉइड है, ट्रांसफर वॉइड नहीं है। ट्रांसफर रहेगा, ये कंडीशन कैंसिल हो जाएगी। कंडीशन है ना, ये आपने जो कंडीशन डाली है ये कुछ असर नहीं करेगी बी पे, और उस वो लायबल भी नहीं रहेगा वो कंडीशन के लिए। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस है आगे के, सेक्शन 13, सेक्शन 14, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के। ये दो सेक्शन समझने के बाद ऑलमोस्ट आपको बाकी के सेक्शंस एकदम इजी लगने वाले हैं। तो आज के लिए हम यहीं रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।